यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती अब अपना आखिरी हथियार छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद मध्य पूर्व की जंग अब और भी भड़क गई। इसराइल के लिए अभी तक हूतियों का कोई भी निशाना चूका नहीं, चाहे वो बेन गुरियन एयरपोर्ट विध्वंस करने की हो या फिर लाल सागर में अमेरिका और इसराइल के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना हो। अंसारुल्लाह ने इसराइल को सीधी चेतावनी दी है कि अब समय आ गया है असली जवाब देने का। हाल ही में इसराइली हमलों में यमन की राजधानी सना में राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 अन्य शीर्ष अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इस हमले ने यमन को उबाल पर ला दिया। अंसारुल्लाह के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य दैफ अल्लाह अल शामी ने लेबनान की अल मयादीन चैनल को बताया कि उनके पास ऐसे सैन्य सरप्राइज हैं जिनकी न तो दुश्मनों को उम्मीद है और न ही दोस्तों को। उनका कहना है अगर संसाधन ज्यादा होते तो यमनी फौज समंदर पार करके फलस्तीन के मोर्चे पर जा पहुंचती। बयान के कुछ ही घंटों बाद यमनी फौज ने इस्राएली कब्जे वाले क्षेत्रों पर ड्रोन हमला किया। इसराइल का दावा है कि उसने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यमन की सेनाएं यही नहीं रुकी। यमन की सशस्त्र सेनाओं ने लाल सागर में मौजूद इस्राएली तेल टैंकर कार लेट्रे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने टीवी पर बयान देते हुए कहा कि यह हमला सफल रहा और जहाज को सीधा निशाना बनाया गया। यह हमला सिर्फ एक जवाब नहीं, एक संकेत है कि यमन अब पीछे हटने को कतई तैयार नहीं। अंसारुल्लाह के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इसराइल के इस हमले को बर्बरता कहा और मारे गए नेताओं को पूरे यमन के शहीद बताया। उन्होंने कहा कि इसराइली दुश्मन अपने अपराधों में महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को भी नहीं छोड़ते। मंत्री और नागरिक अधिकारियों को निशाना बनाना इसराइल के आपराधिक इतिहास में एक और काला अध्याय जुड़ता गया है। अक्टूबर 2023 में जब से इसराइल ने गाजा पर अपना विनाशकारी हमला शुरू किया, यमन की फौज फिलिस्तीन के समर्थन में कई जवाबी हमले कर चुकी है। यमन ने न सिर्फ ड्रोन और मिसाइल हमले किए, बल्कि इसराइली अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए समुद्री नाकेबंदी भी लगा दी। यमनी सेना ने साफ कहा, जब तक गाजा पर युद्ध और नाकेबंदी खत्म नहीं होती, वे अपने हमले जारी रखेंगे। गाजा में अब तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं और 1.6 लाख से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। यह आंकड़े न केवल दिल दहला देने वाले हैं, बल्कि यह सवाल भी खड़े करते हैं कि क्या मानवता अब केवल राजनीति का शिकार बनकर रह गई? और क्या यमन जो खुद सालों से संघर्ष में है, अब फिलिस्तीन की लड़ाई का सबसे आक्रामक चेहरा बन रहा है? अंसारुल्लाह की चेतावनी इसराइल के लिए एक और बड़े मोर्चे की आहट है, एक ऐसा मोर्चा जो समंदर से शुरू होता है और गाजा की गलियों तक जा पहुंचता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। यमन की राजधानी सना में हुए इजरायली हवाई हमले ने पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया। इजरायल की तरफ से किए गए इस हमलों में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और उनके लगभग 1 दर्जन मंत्रियों के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी मारे गए। ये इजरायल की उस रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है जिसके तहत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती सरकार के सभी वरिष्ठ नेताओं को खत्म करने की खुली चेतावनी दी है। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने इस हमले का बदला लेने की कसम खा ली थी, बल्कि हूतियों ने इजरायली हमलों का बदला लेना भी शुरू कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को लाल सागर में सऊदी अरब के तट पर एक तेल टैंकर पर मिसाइल दागी है, जिससे इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर उनके हमले फिर से शुरू हो गए हैं। हूती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने एक रिकॉर्डेड संदेश में इस हमले की जिम्मेदारी दी। याह्या सरी ने आरोप लगाया है कि जिस जहाज स्कॉर्लेट रे को निशाना बनाया गया उसका संबंध इजराइल से है। साथ ही साथ याह्या सरी ने साफ कर दिया है कि अब लाल सागर में फिर खून बहेगा और फिर लगातार हमले जारी रहेंगे। हालांकि ब्रिटिश सेना के पश्चिम एशिया में नौवहन पर नजर रखने वाले यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने पहले बताया था कि जहाज ने सऊदी अरब के पास तट पर पानी में धमाके की आवाज सुनी, लेकिन जब सिर्फ हमले का दावा किया जा रहा था। लेकिन अब याह्या सरी के बयान के बाद ये साफ हो गया है
कि हूतियों ने ही इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। दरअसल नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद मुफ्ताह ने सोमवार को राजधानी सना में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण देकर कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अमेरिका, ब्रिटेन, अरब देशों और इजराइल सभी जायलिस ताकतों के लिए कांटा बने रहेंगे। उनके इस बयान के बाद से साफ हो गया था कि हूती जल्द इन हमलों का बदला लेने वाले हैं, और वही हुआ। जिस तरह से हूतियों ने चेतावनी दी थी, उसी के तहत हूतियों ने हमलों का बदला लेना भी अब शुरू कर दिया है। मुफ्ताह, जो हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती के करीबी माने जाते हैं, ये भी उन्होंने दोहराया है कि उनका आंदोलन पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए इजराइल और उसके सहयोगी के खिलाफ लड़ रहा है। दरअसल 2014 से हूती विद्रोही राजधानी सना पर काबिज हैं और सऊदी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है। 2023 में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से हूती लगातार गाजा के समर्थन में मिसाइल और ड्रोन इजराइल की ओर दाग रहे हैं। वे खुद को ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधी धुरी का हिस्सा बताते हैं, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह और अन्य समूह भी शामिल हैं। इजराइल के लिए यह चुनौती और बढ़ गई है क्योंकि हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह को कड़ी सैन्य चोट लगी है और अब हूती इस एंटी इजराइल फ्रंट में ज्यादा आक्रामक भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के विरोध दूत हेल्स ग्रोनबर्ग ने कहा कि हूतियों ने सना और होदेदा में तैनात 11 संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि इससे पहले भी 2021 से 2023 के बीच करीब 2 दर्जन यूएन कर्मचारी हूतियों की हिरासत में हैं। विद्रोही आमतौर पर ऐसे छापों को विदेशी ताकतों के साथ सहयोग करने वालों की धरपकड़ करार देते हैं। कुल मिलाकर इजरायली हमले ने हूती नेतृत्व को तगड़ा झटका दिया है, लेकिन इसके बाद ही अब नए संघर्ष की जमीन भी तैयार हो गई है। हूती विद्रोहियों ने जहां हमले तेज करने की धमकी दी थी और हमले अब तेज कर दिए हैं, वह इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि यह उसकी लंबी लड़ाई की शुरुआत है। अब दुनिया की नजर इस पर है कि लाल सागर से लेकर यमन की राजधानी तक ये टकराव किस नए रूप में सामने आता है, क्योंकि अब लाल सागर में एक बार फिर हूतियों के हमले तेज हो गए हैं और फिर लाल सागर में इस तरह से एक बार फिर लाल खून बहने की आशंका और बढ़ गई है।